भारत के पावन लोकतंत्र में आपका स्वागत है, जहां पाप धोना गंगा जी जाने से भी अभी सस्ता हो गया है। पहले जमाने में भाई राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा देते थे ताकि उनके पाप मिट सकें, उनके बही खाते साफ हो सकें। कलयुग में ये काम थोड़ा अपग्रेड हो गया है। अब आपको ना घी की आहुति देनी है, ना कोई कठिन तपस्या करनी है। आपको बस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खिड़की पर जाना है, चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है और उसे देश की सत्ताधारी पार्टी के झोले में डाल देना है। इसके बाद जो चमत्कार होता है उसे देखकर आधुनिक कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु भी हैरान रह जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड का पैसा पार्टी के खाते में ट्रांसफर होता है, आपके सारे पाप, सारी टैक्स चोरियां, सारे ईडी और सीबीआई के केस ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। इतना ही नहीं, ऊपर से साक्षात सरकारी आशीर्वाद बरसता है और हजारों करोड़ के टेंडर आपकी झोली में आकर गिर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार। वेलकम टू दी जेंजिस्तान। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनियों को पाप मुक्त बनाने की सरकारी स्कीम बन गए हैं और कैसे चंदे के बदले धंधा देने का एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा हो गया है जिसका सक्सेस रेट 100% है। इसे हमारे नीति निर्माता पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे हफ्ता वसूली का कानूनी अवतार या क्विड प्रो को कहा जाता है। यानी तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें जांच से मुक्ति दूंगा। साल 2018 में बड़े जोर शोर से इस योजना को यह कहकर लाया गया था कि इससे राजनीति से कालाधन खत्म हो जाएगा, लेकिन 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हथौड़ा चलाया, तब जाकर देश को पता चला कि यह काला धन खत्म करने की नहीं, बल्कि काले धन को सफेद कुर्ता पजामा पहनाने की मशीन थी। आज हम इस वीडियो में किसी सुनी सुनाई बात या राजनीतिक भाषणबाजी पर चर्चा नहीं करेंगे। आज बात होगी विशुद्ध आंकड़ों की, तारीखों की और उन केस स्टडीज की जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुनिया के सामने आई हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे बॉन्ड खरीदने के महज 3 दिन बाद कोयले की खदानें मिल जाती हैं, कैसे ईडी की रेड पड़ने के 5 दिन बाद करोड़ों का चंदा सत्ताधारी दल को पहुंच जाता है और कैसे घाटे में चल रही कंपनियां भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए दान कर देती हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस तथाकथित पारदर्शी व्यवस्था की परत दर परत सच्चाई खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पीछे अरबों रुपयों का ये खेल खेला जा रहा था। खेल को समझने के लिए सबसे पहले इस मोहरे को समझना जरूरी है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। ये कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं था, ये सत्ता की चाबी था। सरकार ने नियम बनाया कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद सकता है। इन बॉन्ड्स पर खरीदने वाले का नाम नहीं होता था, यानी आप पैसे दे रहे हैं लेकिन आपका नाम गुप्त रहेगा एकदम। इसे अनोनिमस डोनेशन कहा गया। तर्क ये दिया गया कि इससे चंदा देने वाले की निजता की रक्षा होगी, लेकिन असलियत ये थी कि जनता से यह बात छुपाई गई कि देश की नीतियां कौन तय कर रहा है, वोटर या नोटर। साल 2018 से 2024 के बीच इस देश में कुल 15,946 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे और भुनाए गए। अब इस महायज्ञ की सबसे बड़ी पूर्णाहुति देखिए। इस कुल रकम का 57% यानी 6,986 करोड़ रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मिले सिर्फ 900 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को मिले 1400 करोड़ रुपए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इस योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया, तब कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने माना कि इसमें क्विड प्रो को यानी सीधे तौर पर फायदे के बदले पैसे के लेन देन की पूरी गुंजाइश है। कोर्ट का यह डर कितना सही था, यह हमें उन कंपनियों के बही खातों को देखकर समझ आता है जिन्होंने संकट के समय सरकार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और बदले में सरकार ने उन पर अपनी कृपा बरसाई। आइए शुरू करते हैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी से, जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MIL। हैदराबाद की इस कंपनी के कर्ता धर्ता का नाम है CM रमेश, जो महोदय खुद भी भाजपा के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। यानी घर की कंपनी, घर का मामला। इस कंपनी ने अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच कुल 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिनमें से 584 करोड़ रुपए सीधे भाजपा को दिए गए। ये पूरे देश में चुनावी चंदा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी। अब आप सोचेंगे कि कोई कंपनी इतनी दानी कैसे हो सकती है? क्या इनके दिल में देश सेवा का जज्बा अचानक खिलोरे मारने लगा था? तो इसका जवाब हमें उन तारीखों से मिलता है जो किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी हैं। केस स्टडी 1, ठाणे बोरवली
ट्विन टनल प्रोजेक्ट। मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरने वाली 11.85 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल का ठेका छूटना था। यह एशिया का सबसे बड़ा टनल प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए थी। अब जरा कैलेंडर पर उंगली घुमाइए। अप्रैल 2023 मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और सत्ताधारी दल को सौंप दिए। मई 2023 ठीक यानी एक महीने बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने इस 14,400 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट का ठेका मेगा इंजीनियरिंग को सौंप दिया। इस टेंडर की प्रक्रिया भी अपने आप में बहुत अद्भुत थी। देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यानी कि L&T वो भी इस रेस में थी, लेकिन उनके टेंडर को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। मैदान में सिर्फ एक ही शेर बचा, मेगा इंजीनियरिंग। एक महीने पहले 140 करोड़ का चंदा, एक महीने बाद 14,400 करोड़ का धंधा। इसे कहते हैं परफेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। केस स्टडी 2 भी देख लीजिए, जोजिला टनल और BKC बुलेट ट्रेन स्टेशन। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कश्मीर की रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 12.45 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का प्रोजेक्ट भी मेगा इंजीनियरिंग को मिल जाता है। इसकी कहानी लेकिन यहाँ उल्टी है, लेकिन मकसद वही था। अगस्त 2020 में कंपनी को 4,500 करोड़ रुपए का जोजिला टनल प्रोजेक्ट अलॉट होता है। अक्टूबर 2020 यानी 2 महीने बाद कंपनी 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। यही खेल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनने वाली बुलेट ट्रेन स्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा गया। दिसंबर 2022 में कंपनी को इस स्टेशन को बनाने का ठेका मिलता है और उसी दिसंबर 2022 के महीने में ही कंपनी 56 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लेती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच बताती है कि मेगा इंजीनियरिंग ने कुल मिलाकर 24,342 करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट्स हासिल किए और बदले में 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया। गणित साफ है, 1 रुपए का चंदा दो और 25 रुपए का धंधा लो। जब अप्रैल 2024 में CBI ने इस कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार और टेंडर में हेराफेरी की FIR दर्ज की, तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी थी और कंपनी सालों तक जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर अपना काम मजे से कर रही थी। आज भी जांच चल रही है और किसी ठंडे बस्ते में बंद है। एक और कंपनी की बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि एक महीने का समय सरकारी काम के लिए बहुत तेज है, तो आपको नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की कहानी भी सुननी चाहिए। यह केस स्टडी भारतीय नौकरशाही की सुस्ती के दावों को पूरी तरह खारिज कर देती है। भाई, सरकार चाहे तो 3 दिन में भी पहाड़ हिला सकती है, बशर्ते चंदे का वजन सही हो। मामला महाराष्ट्र की गारे पालमा 1V6 कोयला खदान का है। इस खदान की सालाना माइनिंग वैल्यू हजारों करोड़ रुपए में है। इस खदान के आवंटन की तारीखें किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब देखिए, 7 अक्टूबर 2022 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 10 अक्टूबर 2022 यानी ठीक 3 दिन बाद कंपनी को गारे पालमा कोयला खदान नीलामी में विजेता घोषित कर दिया जाता है, महज 72 घंटे में। हमारे देश में एक आम नागरिक को आधार कार्ड में अपना पता बदलवाने के लिए भी शायद इससे ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन यहाँ 25 करोड़ के बॉन्ड साइन होते ही पूरे कोयले खदान कंपनी किसी के नाम हो जाती है 3 दिन में। इस क्रोनोलॉजी पर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक खूब बवाल मचा, लेकिन सरकार का जवाब वही था, अरे ये तो महज एक संयोग है। लेकिन जब संयोग बार बार और हर कंपनी के साथ होने लगे तो उसे संयोग नहीं, प्रयोग कहते हैं। सत्ता और उद्योगपतियों के गठजोड़ का प्रयोग। अनिल अग्रवाल और उनकी कंपनी वेदांता लिमिटेड का सरकार के प्रति प्रेम जो है वो तो जग जाहिर है, हालांकि अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, लेकिन प्रेम तो है। वेदांता ने इस पूरी अवधि में कुल 404.4 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, जिससे 254 करोड़ रुपए सीधे भाजपा की झोली में गए। बाकी के बचे पैसे अन्य क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस में बांटे गए ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन वेदांता को मिले फायदों की टाइमलाइन भी उतनी ही पारदर्शी है जितना कि सरकार का यह बॉन्ड सिस्टम था। इनका केस स्टडी देखिए। राधिकापुर वेस्ट कोल माइन, 3 मार्च 2021 को वेदांता को पश्चिम बंगाल की राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन का आवंटन होता है और अप्रैल 2021 यानी एक महीने बाद वेदांता 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। एक और केस देख लीजिए इनका, राजस्थान प्रोजेक्ट का विस्तार। नवंबर 2022 में वेदांता ग्रुप को राजस्थान में अपने एक बड़े प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए यानी एक्सपेंशन के लिए पर्यावरण और सरकारी विभागों से मंजूरी मिलती है। द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार इस मंजूरी के मिलने के महज कुछ ही दिनों के भीतर वेदांता ने 110 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। मतलब नियम साफ है, आप हमारे प्रोजेक्ट की फाइल को आगे बढ़ाओ, हम आपके चंदे का चेक आगे बढ़ाएंगे। अनिल अग्रवाल खुद राजनीतिक गलियारों के पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें पता है कि किस मौसम में कौन सी फसल काटनी है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसका नाम देश के एक बेहद दुखद हादसे के वक्त आप लोगों ने सुना होगा। 12 नवंबर 2023 को उत्तराखंड की सिल्कयारा बारकोट टनल ढह गई थी, जिसमें 41 मजदूर कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे थे। इस टनल को बनाने वाली मुख्य कंपनी थी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, लेकिन इस कंपनी का असली हुनर
टनल बनाने में नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों के चंगुल से निकलने में था। इस कंपनी की क्रोनोलॉजी देश के टैक्स सिस्टम और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। 26 अक्टूबर 2018 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक 20 सदस्यीय टीम नवयुग इंजीनियरिंग के हैदराबाद और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी करती है। आरोप थे कि टैक्स चोरी कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कंपनी पर शिकंजा कस रहा था। 18 अप्रैल फिर 2019 यानी कि छापेमारी के ठीक 6 महीने बाद नवयुग इंजीनियरिंग अपनी आंखें खोलती है और 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर सत्ताधारी दल को दे देती है। इसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को कंपनी 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स और खरीदती है और 2022 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स और खरीदती है, जिससे कुल चंदा लगभग 55 करोड़ रुपए का हो जाता है। अब द वायर और द क्विंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भारी भरकम चंदे के बाद इनकम टैक्स की वो आक्रामक जांच कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है। कंपनी के प्रमोटर्स को कोई असुविधा नहीं हुई और वो आराम से देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिनमें सिलकियारा टनल भी शामिल थी, काम करते रहते हैं। यानी अगर आपके ऊपर एजेंसी की रेड पड़ी है तो पैनिक मत होइए, बस एसबीआई की किसी नजदीकी शाखा में जाइए, बॉन्ड खरीदिए और एजेंसी के अफसर आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। कितना इजी है ना ये सब। चुनावी चंदे के इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम आया उसने देश के लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी हैरान कर दिया भाई। ये नाम टाटा, बिड़ला या अंबानी का नहीं था। ये नाम था फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम की कंपनी का, जिसके मालिक है सैंटियागो मार्टिन, जिन्हें देश का लॉटरी किंग भी कहा जाता है। इस कंपनी ने कुल 1394 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। ये पूरे भारत में सबसे बड़े डोनर साबित हुए। इसने भाजपा को 509 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस को 540 करोड़ रुपए दिए। अब सवाल यह है कि एक लॉटरी कंपनी को इतना चंदा देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? इसका जवाब है ईडी, यानी कि हमारा प्रवर्तन निदेशालय। इनकी फाइलों में कहीं राज छुपा हुआ है। 2019 से 2021 के बीच ईडी ने सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ सिक्किम लॉटरी घोटाले में करीब 910 करोड़ रुपए के अवैध मुनाफे का केस दर्ज किया था। उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही थी, छापेमारी चल रही थी। फिर नवंबर 2021 ईडी की एक और बड़ी रेड कंपनी पर पड़ जाती है, जिसके रेड के ठीक 5 दिन बाद फ्यूचर गेमिंग ने 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि यह 5 दिन का गैप कोई इत्तेफाक नहीं था, यह सीधे तौर पर अस्तित्व की लड़ाई थी। लॉटरी के धंधे को बंद होने से बचाना था, ईडी की गिरफ्तारी से बचना था, तो देश के खजाने में नहीं पर पार्टियों के खजाने में पैसा डालना जरूरी था। 5 दिन के भीतर 60 करोड़ रुपए का चंदा देकर लॉटरी किंग ने साबित कर दिया कि भारत में कानून की लाठी से ज्यादा ताकत चंदे के बॉन्ड में होती है। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए डेटा का गहन विश्लेषण किया तो एक बेहद स्पष्ट पैटर्न भी समझ में आया, सामने आया। यह पैटर्न बताता है कि देश की जो स्वायत्त जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई और इनकम टैक्स विभाग हो गया, अब भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के टूल्स की तरह काम कर रही थी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 41 बड़ी कंपनियां ऐसी थी जो केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी, आईटी की जांच का सामना कर रही थी। इन 41 कंपनियों ने कुल मिलाकर 2471 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी पार्टी को दिए। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुल रकम का 70% हिस्सा यानी 1698 करोड़ रुपए इन कंपनियों ने तब दिया जब उनके ऊपर रेड पड़ चुकी थी या जांच शुरू हो चुकी थी। बहुत कंपनी ऐसी, कुछ एग्जांपल्स और दे देता हूं, जैसे कि है यशोदा हॉस्पिटल्स। दिसंबर 2020 में आईटी की एक बहुत बड़ी रेड पड़ी। जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने बाद 10 करोड़ कैश और बाद में 162 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। जांच ठंडी पड़ गई, अस्पताल का काम जारी रहा। ऐसी एक हेटेरो फार्मा है, 2021 में 550 करोड़ की घोषित आय मिली थी, 142 करोड़ कैश जब्त हुआ था। अप्रैल 2022 में 60 करोड़ रुपए के इन्होंने बॉन्ड खरीदे, बाद में और निवेश किया। इसके बाद रेमडेसिविर की क्वालिटी की जांच और पेनल्टी से इनको राहत मिल जाती है। यह डेटा साफ तौर पर दिखा रहा है कि जांच एजेंसियां केस सुलझाने के लिए नहीं बल्कि कंपनियों को एसबीआई की खिड़की तक हाँक कर ले आने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे ही कंपनी ने बॉन्ड खरीदे वैसे ही जांच की रफ्तार कछुए से भी धीमी हो गई। एक और बड़ी कंपनी है जिसकी बात करते हैं। यह खेल सिर्फ जांच से बचने तक सीमित नहीं था दोस्तों, यह देश की संसद में बनने वाले कानूनों और पॉलिसियों को प्रभावित करने के लिए भी खेला जा रहा था। इसका सबसे सटीक उदाहरण है सुनील भारती मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल ग्रुप ने कुल 247 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से 150 करोड़ रुपए भाजपा को गए। बदले में कंपनी को जो मिला उसकी कीमत अरबों रुपए में थी। सितंबर 2021 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार एक भारी भरकम रिलीफ पैकेज लेकर आती है। एयरटेल के 41,000 करोड़ रुपए के एजीआर यानी कि जो बकाया राशि है उस पर 4 साल का मोरेटोरियम दे दिया जाता है।
दिसंबर 2023 में संसद में बिना किसी खास बहस के एक नया टेलीकॉम कानून पास किया जाता है। इस कानून के तहत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की जरूरत को खत्म कर दिया जाता है और प्रशासनिक आवंटन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट का रास्ता खोल दिया जाता है। इसका सीधा फायदा भारतीय ग्रुप की कंपनी वन वेब को मिलता है। न्यूज रील एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स के बदले कंपनी को हजारों करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम राहत और नीतिगत फायदे मिले, यानी निवेश 150 करोड़ का और रिटर्न हजारों करोड़ का। इस तरह आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने भी करीब 33 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। रिपोर्ट्स कलेक्टिव की खोजी पत्रकारिता ने खुलासा किया कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने सरकार पर दबाव बनाया था कि विदेशों से आने वाले सस्ते टेक्सटाइल फाइबर के आयात पर प्रतिबंध या ड्यूटी लगा दी जाए ताकि उनके घरेलू बिजनेस को फायदा हो सके। सरकार ने बात मान ली, आयात पर अंकुश लगा, ग्रासिम का मुनाफा बढ़ा और बदले में चंदे के बॉन्ड पार्टी के दफ्तर पहुंचने लगे। अब एडीआर की जो रिपोर्ट का सबसे हैरान कर देने वाला चैप्टर है वो है जो उन कंपनियों के बारे में बात करता है जिनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे, जो खुद कंगाली की कगार पर खड़ी थी, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियों को अमीर बनाने में वो सबसे आगे थी। डेटा के मुताबिक टॉप 200 डोनर्स में से 16 कंपनियां ऐसी थी जो पिछले 3 लगातार सालों से भारी घाटे में चल रही थी, यानी लॉस में चल रही थी। इन घाटे में डूबी कंपनियों ने कुल मिलाकर 710 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दे डाला, जिसमें से 460 करोड़ रुपए अकेले भाजपा को मिले। अब एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी ये सोचेगा कि जो कंपनी खुद मुनाफे में नहीं है, जो टैक्स नहीं भर पा रही है, वो करोड़ों रुपए का चंदा कहां से ला रही है भाई। साफ है कि ये कंपनियां सिर्फ एक मुखौटा थी, यानी शेल कंपनियां थी, जिनका इस्तेमाल किसी और के काले धन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सफेद करने के लिए किया जा रहा था। यह सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का वो कानूनी रास्ता था जिसे सरकार ने खुद वीआईपी रूट की तरह तैयार किया था। जब फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस पूरी स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया तो कोर्ट ने साफ कहा कि यह योजना देश के लोकतंत्र के लिए एक स्लो पॉइजन, धीमा जहर है। कोर्ट ने माना कि इस योजना ने आम जनता से यह जानने का हक छीन लिया है कि उनकी चुनी हुई सरकार को कौन चला रहा है। इस पूरे खेल को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है जो स्कीम का पूरा सार है, समझ पाएंगे। पहला है क्विड प्रो, यानी कि चंदा दो और टेंडर लो, जैसा मैंने बताया मेगा इंजीनियरिंग वाले केस में हुआ। दूसरा है हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, यानी रेट डालो चंदा वसूल करो, जैसे फ्यूचर गेमिंग और नवयुग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनीज, घाटे की कंपनियों के जरिए काले धन को खपा दिया जाए। चौथा है नीतिगत सौदा, लॉबिंग करना, यानी कि चंदा लो कानून बदलवाओ, जैसे भारतीय एयरटेल ने किया। आज जब ये पूरा डेटा जनता के सामने आ चुका है तब भी देश के प्रशासनिक तंत्र में कोई बड़ी हलचल नहीं है, किसी बड़े अधिकारी पर गाज नहीं गिरी, किसी कंपनी के मालिक को सख्त सजा नहीं हुई और ना ही उस पैसे को जब्त किया गया जो सीधे तौर पर इस लेन देन के जरिए कमाया गया था। यह इस बात का सबूत है कि जब भ्रष्टाचार को कानूनी कवच मिल जाता है तो नैतिकता की मौत बहुत ही खामोशी से हो जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का ये पूरा सच ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस देश में एक आम नागरिक जो सुबह से शाम तक बेचारा ईमानदारी से टैक्स भरता है, उसकी कीमत इस व्यवस्था में क्या है। क्या इस लोकतंत्र में वोट की ताकत नोट की ताकत के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है? आंकड़े आपके सामने हैं, तारीखें आपके सामने हैं और सच आपके सामने है। फैसला अब देश के उन वोटरों को करना है जिन्हें लगता है कि सरकारें सिर्फ उनके एक वोट से बदलती हैं। इसी के साथ मैं इस कहानी को यहीं पे खत्म करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम इस तरीके की वीडियो को शेयर नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ाता है। मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा, एक नई बात, एक नई खबर के साथ में। आप लोग तब तक देखते रहिए मॉलिटिक्स।